विद्यार्थियों नमस्कार, मैं रमन कुमार आज आपको लेकर आया हूं कक्षा 12वीं का इतिहास का अध्याय 10। तो आज अध्याय 10 का नाम है उपनिवेशवाद और देहात। तो विद्यार्थियों इस पाठ में से अंक 2 के प्रश्नोत्तर अधिकतर आते हैं, इसलिए मैं अंक 2 के प्रश्नोत्तर लेकर आया हूं। तो पिछले एपिसोड में मैंने अंक 2 के इस पाठ के प्रश्नोत्तर पढ़ाए थे। आज मैं शेष प्रश्नोत्तर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। निश्चित ही आपको लाभ हुआ होगा। यदि आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो अपने इतिहास की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 10 निकाल लीजिए और उसी में से मैंने ये प्रश्नोत्तर लिए हैं। तो आप मेरे द्वारा जो पढ़ाए गए प्रश्नोत्तर हैं उसमें आप देखेंगे तो उसी में सभी प्रश्नों के उत्तर आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। तो इसके द्वारा आप अपने नोट्स बना सकते हैं और पढ़ सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। तो इस तरह से पहला प्रश्न लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, बेनामी का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो इस काल में बेनामी का अर्थ, बेनामी जो शब्द आया है उसका अर्थ क्या था? तो बेनामी का शाब्दिक अर्थ है गुमनाम। गुमनाम, गुमनाम, तो शाब्दिक अर्थ है गुमनाम। तो इस शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया? इस शब्द का प्रयोग ऐसे सौदों के लिए किया जाता है जो किसी फर्जी या महत्वहीन व्यक्ति के नाम से किए जाते हैं। तो इस शब्द का प्रयोग ऐसे सौदों, सौदों को अर्थ है ऐसे जो व्यापार होते थे, खरीद फरोख्त होती थी, जो सौदा होता था खरीदने के लिए जो फर्जी होता था या जिस व्यक्ति का कोई महत्व ना हो, तो महत्वहीन व्यक्ति के नाम से या फर्जी जो खरीद फरोख्त होती थी या जो सौदा होता था उसको गुमनाम कहा गया है। तो गुमनाम शब्द का अर्थ सौदों के लिए किया गया। तो ऐसे सौदा होता था जो किसी फर्जी या महत्वहीन व्यक्ति के नाम से किए जाते हैं और इसमें जिस व्यक्ति को लाभ होता था उस व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाता था। तो इसको बेनामी कहा गया है। तो बेनामी शब्द का अर्थ हो गया। अब आता है लठियाल का अर्थ बताइए। लठियाल किसे कहा जाता था उस समय? लठियाल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? तो लठियाल का अर्थ लठ, सीधी सी बात। तो ऐसे व्यक्ति जिनके हाथों में लाठी हो, डंडा हो, तो लाठी और डंडे से जमींदारों के कहने पर लोगों को मारकर भगा देते थे, ऐसे लोगों को लठियाल कहा गया। तो लठियाल का अर्थ है लठ मारकर भगा देना। तो यह लोग जमींदार के पक्ष में होते थे और जमींदार और लोगों के कहने पर ये लाठी डंडा लेकर लोगों को मार कर लोगों को भगा देते थे या मारने पर उतर आते थे। तो ऐसे व्यक्तियों को लठियाल कहा गया है। फिर अगला प्रश्न आता है कि बुकानन कौन था? तो बुकानन कौन था? बुकानन किसके लिए प्रयोग किया गया बुकानन शब्द? तो फ्रांसिस बुकानन एक चिकित्सक था। तो बुकानन का था, फ्रांसिस का था और वह एक चिकित्सक था जो इंग्लैंड से भारत आया था। तो फ्रांसिस बुकानन एक चिकित्सक था, यानी डॉक्टर था, जिसका नाम था फ्रांसिस बुकानन और यह इंग्लैंड से भारत आया था। तो इसको बुकानन कहा गया और बंगाल चिकित्सा सेवा में कार्य किया। इसने बंगाल की जो चिकित्सा सेवा थी उसमें काम किया है। इसका पूरा नाम था फ्रांसिस बुकानन। तो यह एक डॉक्टर था और इंग्लैंड से भारत आया था। तो इसने कलकत्ता प्रवास के दौरान उसने एक चिड़ियाघर की स्थापना की जो कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर कहलाया। जो चिड़ियाघर की स्थापना की थी जिसे कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर कहा गया। फिर अगला प्रश्न लेता है, पांचवी रिपोर्ट के बारे में आप क्या जानते हैं? पांचवी रिपोर्ट क्या है? पांचवी रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं? इसमें कौन सी रिपोर्ट थी? तो पांचवी रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट है जो एक पेशेवर समिति द्वारा तैयार की गई थी। यह रिपोर्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और क्रियाकलापों के विषय में तैयार की गई थी। तो पांचवी रिपोर्ट ऐसी रिपोर्ट थी जिसमें भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रशासन था और जो कार्य थे, क्रियाकलाप का अर्थ है जो कार्य थे, तो कार्य करने के विषय में तैयार की गई थी। तो 1813 में ब्रिटिश संसद में यह पेश
की गई कि भारत में किस प्रकार से प्रशासन करना है, किस तरह से कार्य करना है। तो उन कार्यों के विषय में यह रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिसे 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी। इसे ही 5वीं रिपोर्ट कहा गया है। फिर अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न है एंक्वाटेंट अथवा ताम्र पट्टोत्कीर्ण से आप क्या समझते हैं। तो एंक्वाटेंट या ताम्र पट्टोत्कीर्ण क्या है, तो आप अपनी पुस्तक में देख सकते हैं शब्द को, एंक्वाटेंट या ताम्र पट्टोत्कीर्ण। तो यह एक तस्वीर होती थी, यह एक ऐसी तस्वीर होती थी जो ताम्र पट्टी में, तांबे की पट्टी में अम्ल की सहायता से चित्र के रूप में कटाई करके छापी जाती है। तो अम्ल की सहायता से तांबे की पट्टी में चित्र के रूप में उसको काटकर उस पर छाप दी जाती थी। इसलिए तांबे पर छापने कारण इसको ताम्र पट्टोत्कीर्ण, तांबे की पट्टी पर उत्कीर्ण करने पर ताम्र पट्टोत्कीर्ण या इसको एंक्वाटेंट कहा गया। अब पहाड़िया किन लोगों को कहा जाता था। पहाड़िया, जो पहाड़ियों के आसपास निवास करने वाले लोग थे उनको पहाड़िया कहा गया। तो उस काल में जो पहाड़ियाँ, राजमहल की पहाड़ियों के आसपास जिन लोगों का निवास था उन लोगों को पहाड़िया कहा जाता था। यह लोग अधिकतर जंगल की उपज से और झूमिंग कृषि से अपना जीवन का निर्वाह करते थे। फिर अगला प्रश्न आता है, व्यापारी लोग पहाड़िया मुखियाओं को पथ कर क्यों देते थे। तो जो कुछ व्यापारी लोग थे जो पहाड़िया लोग थे, अभी बताया पहाड़िया लोग जो पहाड़ियों के आसपास रहते थे, तो व्यापारी लोग इनके लिए पथ कर देते थे, यानी कर देते थे। किसका कर, पथ का, पथ माने मार्ग, तो मार्ग पर जाने का यानी वहां से निकलने का कर देते थे। क्यों देते थे, तो व्यापारी लोग पहाड़िया लोगों के द्वारा जो नियंत्रित मार्ग था उसका प्रयोग करते थे, यानी उनके द्वारा जो बनाए गए मार्ग थे व्यापार के लिए, उन मार्गों से व्यापारी लोग निकलते थे। जब इन मार्गों का वह इस्तेमाल करते थे तो इसलिए पहाड़िया मुखिया होते थे, व्यापारियों से कर लेते थे और वह माल की सुरक्षा भी करते थे। इसलिए व्यापारी पहाड़िया मुखियाओं को व्यापारियों की सुरक्षा के लिए और माल की सुरक्षा के लिए पथ कर देते थे। तो पथ कर इसलिए ही देते थे, नहीं तो वह अपने उनको लूट लेते थे। फिर अगला प्रश्न है, कुदाल और हल किसका प्रतीक माना गया। तो उस काल में कुदाल किसका प्रतीक और हल किसका प्रतीक माना गया, अथवा मैं कह सकते हैं कुदाल और हल की लड़ाई से आप क्या समझते हैं। तो पहाड़िया लोग, जो अभी बताया था, जो पहाड़िया लोग होते थे वो अपनी झूमिंग कृषि के लिए, जो झूम खेती करते थे, तो उस खेती करने के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे। इसलिए कुदाल को पहाड़िया जीवन का प्रतीक माना। तो कुदाल को किसका प्रतीक माना गया, पहाड़िया लोगों का, तो पहाड़िया के जीवन का प्रतीक माना गया। और हल का प्रयोग, तो हल का प्रयोग संथालों के द्वारा प्रयोग किया जाता था। तो हल का प्रयोग संथालों के द्वारा प्रयोग किया जाता था। तो इसलिए हल संथालों की शक्ति का प्रतीक था। तो कुदाल पहाड़िया लोगों के जीवन का प्रतीक था और हल संथालों की शक्ति का प्रतीक था। तो पहाड़िया और संथालों के बीच संघर्ष चलने के कारण इसे हल और कुदाल की लड़ाई कहा गया। तो हल और कुदाई की लड़ाई क्यों कहा गया, क्योंकि जो संथाल था उनका प्रतीक हल था और पहाड़िया लोगों का प्रतीक कुदाल था। तो पहाड़ियों और संथालों के बीच जो संघर्ष या लड़ाइयाँ चलती थी तो हल और कुदाल की लड़ाई कहते थे। सूर्यास्त संबंधी कानून क्या था, इसको अभी मैंने बता दिया था कि जो इसमें फिर से प्रश्न आ गया कि सूर्यास्त संबंधी कानून। तो सूर्यास्त संबंधी कानून सूर्यास्त होने के पहले जो निश्चित तारीख होती थी और सूर्यास्त होने से पहले जमींदारों को उस तारीख तक, सूर्यास्त होने से पहले यानी दिन डूबने से पहले उस कर को चुकाना पड़ता था। अगर वह ऐसा नहीं कर पाए तो उनकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। इसलिए इसके सूर्यास्त संबंधी कानून कहा गया। फिर अगला प्रश्न आता है, संथाल लोग राजमहल की पहाड़ियों में कैसे पहुँचे। तो संथाल लोग जो राजमहल की पहाड़ियों के आसपास निवास करते थे तो वो पहाड़ियों में कैसे पहुंच गए थे। तो संथाल 1780 के दशक में
तो 1780 के दशक के आसपास जो संथाल थे वो बंगाल में आने लगे थे और जमींदार लोग खेती के लिए उन्हें भाड़े पर रखते थे। तो जो जमींदार थे तो उनके लिए मजदूरों की आवश्यकता होती थी, तो मजदूरी पर या भाड़े पर संथाल लोगों को अपने साथ ही खेतों पर रखते थे और ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें जंगल महलों में बसने का निमंत्रण दे दिया। तो इस तरह से ब्रिटिश अधिकारियों उन्हें राजमहल की जो पहाड़ियाँ थी या जंगल महल थे, जंगल के आसपास जो महल थे उसमें बसने का उन्होंने निमंत्रण दे दिया था, इसलिए वो राजमहल की पहाड़ियों तक पहुँच गए थे। फिर अगला प्रश्न आता है, दामिन ई कोह से आप क्या समझते हैं? तो दामिन ई कोह क्या है? तो दामिन ई कोह संथालों को जमीन देकर राजमहल की तलहटी में बसने के लिए तैयार कर लिया। तो क्या कर लिया? तैयार कर लिया। तो संथालों को जमीन देकर राजमहल की तलहटी में बसने के लिए तैयार कर लिया गया। तो जमीन के बड़े क्षेत्र को दामिन ई कोह के रूप में सीमांकित करके इसे संथालों की भूमि को घोषित कर दिया गया। तो दामिन ई कोह क्या है? तो क्या है? संथालों को जो जमीन देकर राजमहल की तलहटी में बसने के लिए तैयार किया गया, तो जमीन के बहुत बड़े क्षेत्र को दामिन ई कोह कहा गया। तो जहाँ पर संथाल रहते थे तो संथालों की भूमि को सीमांकित कर दिया गया और सीमांकित करके इस भूमि को संथालों की भूमि घोषित कर दिया। तो जहाँ पर संथाल रहते थे उस क्षेत्र को दामिन ई कोह कहा गया है। तो दामिन ई कोह संथालों के रहने की जमीन थी, तो इसको सीमांकित करके इस क्षेत्र को दामिन ई कोह कहा गया। फिर है साहूकार कौन होता था? तो साहूकार एक ऐसा व्यक्ति होता था जो पैसा उधार देता था और व्यापार भी करता था, उसको साहूकार कहा गया। तो विद्यार्थियों, अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।